आरहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेनम गच्छइ सोग्गइम बहुस्सूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम। आदमी को बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए और बहुश्रुत साधु से प्रश्न भी करना चाहिए अपेक्षानुसार, और प्रश्न का, जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हो जाए तो वह फिर अर्थ का निश्चय करे। एक प्रश्न हो सकता है, बहुश्रुत की पर्युपासना क्यों करनी चाहिए, क्या लाभ है? तो शास्त्रकार ने कहा उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है इह लोक हित, वर्तमान जीवन का हित हो। दूसरा कारण है परलोक हित हो। तीसरा कारण है सुगति की प्राप्ति हो जाए। वर्तमान जीवन हमारा कैसे अच्छा बीते, शांतिमय बीते, ठीक बीते, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जो बहुश्रुत साधु है, जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वह सुंदर पथ दर्शन दे सकता है कि वर्तमान जीवन कैसे शांतिमय रहे, अच्छा रहे, अच्छी जीवन शैली वाला हो। इस प्रकार का पथ दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुश्रुत साधु की पर्युपासना करनी चाहिए। अब परलोक हित, कि परलोक भी हमारा अच्छा रहे, वहां भी हम अच्छा जीवन जी सके, उसके लिए भी बहुश्रुत की उपासना पर्युपासना करनी चाहिए। तीसरा कारण है सुगति की प्राप्ति। आदमी मरकर के दुर्गति में भी जा सकता है, नरक गति में जा सकता है, त्रियंच गति जो पशु आदि आदि की है उसमें भी जा सकता है, और वापिस मनुष्य भी बन सकता है और देवगति में भी जा सकता है। तो आदमी को दुर्गति में न जाना पड़े, सुगति हो, सुगति मिले, इसके लिए भी ज्ञानी साधु की पर्युपासना करनी चाहिए, ताकि ज्ञान मिले, संस्कार मिले, और साधु के आसपास रहने से भी कुछ अच्छी शांति, अच्छे संस्कार मिल सकते हैं। साधु के पास ज्ञान भी हो और त्याग भी हो। ज्ञानी और त्यागी साधु का योग मिल जाए, बहुत अच्छा योग होता है। ज्ञानी भी है, साथ में त्यागी भी है। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन्होंने कितनी यात्राएं की। उनके पास ज्ञान भी था, त्याग भी था, ऐसा कहा जा सकता है। ज्ञानी और त्यागी। कहाँ वे केरल तक पधार गए थे, और केरल, त्रिवेंद्रम,
कहाँ कहाँ पधारे थे, केवल में त्रिवेंद्रम, और कितनों को उनके द्वारा संबोध ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। यात्रा में भी एक परिश्रम होता है। आचार्य तुलसी ने दीर्घ यात्रा के माध्यम से जनोपकार का प्रयास किया था। तो ज्ञानी और त्यागी साधु का योग मिले तो बहुत अच्छी बात होती है, और दो ज्ञानी मिल जाए फिर तो ज्ञान की चर्चा शुरू हो सकती है। एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान बढ़े, उसके ज्ञान से इसका ज्ञान बढ़े। दो ज्ञानियों के परस्पर संवाद से और ज़्यादा ज्ञान का विकास हो सकता है। दो केवल ज्ञानी तो मिल जाए तो क्या तो वो चर्चा करें, स्वयं सर्वज्ञ हैं, उनको तो आपस में चर्चा करने की अपेक्षा भी नहीं लगती। पर केवल ज्ञानी तो नहीं, फिर भी ज्ञानी हैं, वे लोग चर्चा करें तो चर्चा से और कुछ तत्व भी, नवनीत भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख स्यों मूर्ख मिले का मुक्का का था। ज्ञानी आदमी मिलेंगे, ज्ञान की चर्चा करते हैं। मूर्ख मूर्ख मिल जाएं आपस में, धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पर मूर्खों में झगड़ा कैसे हो जाए, हालांकि मूर्ख शब्द इतना कोई बुरा नहीं है, एक कोई गाली नहीं है, ये एक अज्ञानता का द्योतक है। दो गांव के लड़के मिले, थोड़े बड़े थे, युवकत्व आ गया था। एक बोला दूसरे से कि इस बार तो मेरी भैंस खरीदने की इच्छा है। अच्छी बात है, भैंस खरीदो, अच्छा दूध मिलेगा, अच्छी बात है। फिर वह बोला कि एक बात का ध्यान रखना, तुम भैंस खरीदो ना, तुम्हारी भैंस मेरे खेत में न आ जाए, इसका तुम ध्यान रखना। तुम्हारी भैंस कहीं खुली फिरे मेरे खेत में नहीं आनी चाहिए, यह ध्यान रखना। तो पहले बोला क्यों नहीं सा, मेरी भैंस तेरे खेत में क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी मेरी भैंस तेरे खेत में। तो क्यों आएगी? आएगी, भैंस आएगी वो तो खेत में। आएगी, हाँ आएगी। तो बोल कहाँ तुम्हारा खेत? न उसने एक लकीर खींची कि यह रहा मेरा खेत, यह मेरा खेत है। तो इधर वाले ने कांकरा फेंका, यह मेरी भैंस तेरे खेत में गई। अच्छा भैंस आ गई, इतने में आपस में झगड़ा शुरू हो गया, गुत्थम गुत्था हो गए। अब कौन सी तो भैंस, कौन सा खेत, बातों बातों में भैंस बना ली, बातों बातों में खेत बना लिया और झगड़ा शुरू कर दिया। यह मूर्ख सु मूर्ख मिले का मुक्का का था। मूर्खों में ऐसे बिना मतलब का झगड़ा हो सकता है। ऐसे ही वो दो बच्चे ही थे। एक बोला आओ आज झगड़ा करें, आओ आज झगड़ा करें। दूसरा बोला जी मैं क्यों झगड़ा करूं, झगड़ा करे तुम्हारी जुत्ती, मैं क्यों झगड़ा करूं। इतने में जुत्तियां निकल गई, आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। यह मूर्ख स्यों मूर्ख मिले का मुक्का का था। तो ये मूर्खों में विवाद झगड़ा हो सकता है। ज्ञानी आदमी है, चिंतनशील, अच्छे मनस्वी हैं, साथ में साधना भी है, वे ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान से ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे दो ज्ञानी पुरुषों का नाम बताना चाहूँगा। एक तो थे हमारे गौतम स्वामी, भगवान महावीर के गणधर। एक थे भगवान पार्श्व की परंपरा में पले हुए कुमार श्रवण केशी। इन दोनों का मिलना हुआ था, दोनों का मिलन हुआ। दोनों ज्ञानी पुरुष थे, दोनों में ज्ञान की चर्चा चली, प्रश्नोत्तर हुए। यह प्रश्न उत्तर, यह प्रश्न यह उत्तर। उत्तराध्ययन का 23वां अध्ययन है
दोनों महापुरुषों के प्रश्नोत्तर उसमें मिलते हैं। तो यह एक नमूना है कि ज्ञानी आदमी मिलते हैं तो कैसे ज्ञान की चर्चा होती है। साध्वाचार के बारे में और भी खूब साधना की बात, अच्छे प्रश्नोत्तर, कुमार, श्रमण, केसी और गौतम के बीच में संवाद हुआ है। तो ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, उसका उदाहरण है उत्तराध्ययनानी का 23वां अध्ययन और केसी गौतम का संवाद। ज्ञानी आदमी हैं, उनकी गोष्ठी मीटिंग होती है और साथ में तार्किकता भी हो। तार्किकता न हो तो केवल चर्चा हो जाए तो ठीक है, तार्किकता होने से चर्चा में तीक्ष्णता आती है, गहराई आती है। तर्क न कर सके तो फिर ठीक है, सुन लिया, वो मौन, ये भी मौन हो गया तो खत्म बात। एक चर्चा चले, तर्क किए जाएं तो फिर वो ज्ञान में और स्पष्टीकरण हो सकता है। तर्क में एक शक्ति होती है। तो विद्यार्थी में तो तार्किकता होनी चाहिए, एक धार है तार्किकता जो अज्ञान को काट सकती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी छोटे साधु बाल मुनि थे। मुनि श्री तुलसी, गुरुदेव तुलसी जब मुनि तुलसी थे उनके पास पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे। संस्कृत में क्या होता है, ये जैसे रामे रामऊ रामा, जिन्ह जिनऊ, ऐसे रूप चलते हैं। 7 विभक्तियां होती है, 8वां एक और संबोधन का होता है। ये संस्कृत में रूप होते हैं। जिन्ह जिनऊ जिनाहा, जिनम जिनऊ जिनान, जिनेन जिनाभ्याम जिनई, जिनाय जिनाभ्याम जिनेभ्य, जिनाथ जिनाभ्याम जिनेभ्य, जिनस्य जिनयो जिनानाम, जिने जिनयो जिनेषु, हे जिन हे जिनऊ हे जिना। यूँ ये 24 बन गए हैं। कुछ अधिक भी बन सकते हैं, 1 के 2 भी हो जाएं। तो आचार्य तुलसी मुनि तुलसी थे, उनके अध्यापक के रूप में। तो बाल मुनि नथमल जी स्वामी जो आचार्य महाप्रज्ञ जी बने बाद में, उनको पढ़ा रहे थे। कहा भी ये जैसे जिन्हें है, जिन्हें बना कैसे, तो संस्कृत में व्याकरण में नियम है ऐसे जिन्हें बनता है। तो कैसे बनते हैं शब्द, उनकी वो प्रक्रिया बता रहे थे। कहा देखो जिन्हें कैसे बनता है, पहले लिखो जिन्हें, आगे लगाओ सी, अब आगे प्रक्रिया चलेगी कैसे बनेगा जिन्हें। तो कहा जिन्हें आगे लगाओ सी। तो मुनि श्री नथमल जी टमको और बाल मुनि तर्क कर लिया कि सी क्यों लगाएं, ती क्यों नहीं लगाएं, या सी क्यों लगाएं, ती क्यों नहीं लगाएं। यह तर्क प्रश्न किया। संभवतः मुनि तुलसी थोड़े से मतलब झुंझला गए, कर देंगे क्या ऐसे प्रश्न करते हो, समझते नहीं, थोड़े झुंझला गए होंगे थोड़े से कि ऐसे क्या, ये तुम समझते नहीं क्या प्रश्न करते हो ऐसे। तो उनका नहीं, सी क्यों ती क्यों नहीं लाए यहां पर। तो बालमुनि की तो मैं तो एक तरह से तार्किकता ही मानता हूं कि अध्यापक के सामने तर्क किया कि ती क्यों नहीं लाए। अब मैं सोचता हूं, खैर बड़े तो बड़ों की कोई आसाधना की बात नहीं है। मेरे सामने कोई बाल मुनि ऐसे पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, कालू कौमुदी पढ़ें, और मैं समय अगर दे सकूं, मैं लिखो जिन, आगे लाओ सी। तो मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमको जैसे ही हमारे कई बाल मुनि तर्क कर ले मेरे से भी कि आचार्य सी क्यों ती क्यों नहीं। तो संभवतः मैं उन्हें कह सकूंगा देखो अभी तो सी से काम चलाओ, उत्तरार्ध में आओगे तब ती भी आ जाएगी। संस्कृत में दोनों आते हैं, सी भी आती है ती भी आती है। कैसे आती है, शब्द रूप तो जिन्हें जिनऊ शब्द वहां तो आती है सी, अब जो धातु क्रिया होती है गच्छति गच्छते गच्छन्ति वहां आती है ती, गच्छति वहां ती आ गया। जिन्हें में सी से का फिर विसर्ग होने से हो गया जिन्हें। तो शब्दों में सी आता है, धातुओं क्रियाओं में ती आता है। तो मैं बाल मुनियों से या बाल मुनि से कह सकूंगा भाई
अभी छोटे हो, अभी सी से काम चला लो, थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, बाद में ती भी आ सकेगी, तो सी ती दोनों आ जाएंगे। तो ये मैंने बताया कि तार्किकता, तो मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर थे, जिनकी ये जन्म शताब्दी सामने आ रही है। तो मैंने जितना थोड़ा विश्लेषण किया कि मुनि तुलसी ने तो पता नहीं थोड़ा उनको थोड़ा एक अन्यथा रूप में दिया, थोड़ा सा कि क्या ऐसे पूछते हो, पर एक उनकी तार्किकता थी कि भी सी क्यों ती क्यों नहीं, ऐसे तार्किकता से बात स्पष्ट हो सकती है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए आदमी को तार्किक होना चाहिए। एक वकील में तार्किकता न हो तो वकील फिर कितना सफल होगा। तार्किकता न हो वकील में, दलील न दे सके। वो एक वकील साहब थे, घूमने निकले थे, तो घूमने गए, एक कोई उनका पुराना कोई तेली, थोड़ा उनके पिता का मित्र था, उसका बेटा भी तेली का ही काम करता था। तो प्यास लग गई थी, कहा तेली का घर आ गया, यहाँ पानी पी लूँ। तो तेली के घर में घुस गए। तेली, आओ साहब पधारो बिराजो, बहुत दिनों बाद आए, बहुत आओ भगत की का, आओ दूध पियो और पियो, आओ भगत कर दी। थोड़ा बैठा विश्राम करने के लिए। वकील साहब ने देखा कि तेली का जो ये मैदान है, वहाँ वो बैल चक्कर लगा रहा है, वो तेल का सारा काम रहता, चक्कर लगा रहा है। और ध्यान से देखा कि बैल के आंखों पर पट्टी है। तो वकील साहब ने पूछा, अरे तेली भाई, बैल के आंखों पर यह पट्टी क्यों लगा रखी है, पट्टी क्यों बांधी है? तो वो तेली बोला, साहब ये तो इसको पता न चले कि मैं एक ही सर्किल में घूम रहा हूं, ये इसको पता न चले, इसलिए ये इसके आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर वकील साहब ने कहा, अरे इसके गले में घंटी क्यों बांध रखी है, गले में घंटी क्यों बांधी? तेली बोला, साहब मैं तो घर में रहता हूँ काम धंधे में, तो ये बैल बाहर घूमता रहता है, तो घंटी बजनी बंद हो जाए तो मैं जान लूंगा कि बैल ने चलना बंद कर दिया, तब घंटी बजना बंद हो गई। तो मुझे ज्ञात होता रहे कि बैल घूम रहा है तो घंटी बजती रहती है इसके चलने से, तो मुझे जानकारी मिलती रहती है, हाँ बैल घूम रहा है, काम मेरा काम तेल का हो रहा है। हाँ ये बात तो ठीक है। अब वकील साहब का दिमाग तो तार्किक होना ही चाहिए। अब तीसरी फिर बात पूछ ली वकील साहब ने, अच्छा तेली भाई एक बात बता, ये बैल है, अगर मान लो एक जगह खड़ा रहे, खड़ा खड़ा घंटी बजा दे तो तुम्हें क्या पता चलेगा? घूमने से घंटी बजती है, वो घूमते थक गया तो खड़ा रह जाएगा। वो तुमको धोखा देने के लिए तो खड़ा खड़ा यूं सिर हिला कर घंटी बजाता रहेगा, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि बैल रुक गया है? तुम्हें कैसे पता चलेगा? तेली बोला, वकील साहब यह बैल है, वकील नहीं है, इसमें इतना ज्ञान कहां कि खड़े खड़े घंटी बजा दूं मैं। तो वह है कि वकील में तर्क होता है, होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। वकील के लिए एक बात जरूर है कि वकील ये केस लड़ते हैं तो मेरी सलाह है कि झूठा केस हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो लगे कि झूठा ही एकदम झूठा केस है, जानकारी कर ली, फिर उसकी वकालत करे, झूठ को प्रोत्साहन देने में वकील को योगदान नहीं देना चाहिए। ये मेरी सलाह है वकीलों के लिए। हाँ सही बात है, ठीक है, सही आदमी को बचाओ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एकदम झूठा केस, झूठी बातें लिखी गई है, झूठे केसों को वकील हाथ में ले, जानते हैं एकदम झूठा केस है, वकीलों को तो ठीक है, उनको अपना मिलता है मान ले या जो भी है, तो झूठे केस हाथ में ले। मेरा वकील समुदाय से परामर्श है, सलाह है कि नैतिकता की दृष्टि से, क्योंकि हम नैतिकता के क्षेत्र में काम कुछ कर रहे हैं, तो वकीलों को एकदम झूठा केस लगे, बिल्कुल झूठा केस है, ऐसे केसों को हाथ में नहीं ले तो मेरे ख्याल से नैतिकता की दृष्टि से अच्छा रह सकता है। तो यह ज्ञानी आदमी के संपर्क में आने से अच्छी ज्ञान की बातें मिल सकती है जीवन का, और आगे के लिए भी अगली गति के संदर्भ में भी पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा है, बहुस्वयं पज्जुवा सज्जा, बहुश्रुत की पर्युपासना करो।